हाँ जी, तो कैसे हो आप लोग? मैं आपका नीलेश पिया बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करेंगे, आप लोग देख सकते हो ये यूपी बोर्ड का क्लास 10 का अर्धवार्षिक परीक्षा का ये पेपर है, ठीक है? हिंदी का कक्षा 10 का यूपी बोर्ड का। क्लियर? ये कोई देखो लड़के का नाम है करण नाम का कोई लड़का है, हम लोग के व्हाट्सएप पे ये मतलब उसने पेपर भेजा था, तो चलो इसको पूरा का पूरा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। बाकी कहूँगा अगर आपका भी अर्धवार्षिक पेपर हो गया है तो आप अभी आपको स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उस पे आप भेज सकते हो अपना पेपर, किसी भी सब्जेक्ट का अच्छे से फोटो खींचकर या फिर पीडीएफ बनाकर भेज देना, ठीक है? उसका मैं सॉल्यूशन कर दूंगा। और अगर आपका अर्धवार्षिक पेपर नहीं हुआ है तो आप इस वीडियो को देख लो, अगर हो भी गया है आपका पेपर तो इसको देख लो, क्योंकि ये सारे के सारे क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है आप लोग के मेन जो बोर्ड परीक्षा होने वाली है फरवरी में, उसमें इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है? तो चलो इन सारे प्रश्नों को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ठीक? बाकी आप भेज देना, मतलब ये नंबर भी मैं लिख देता हूँ, लो ये 85, ये 42, 86, 64, 46 नंबर सही सही लिखना। 8542866446 ये नंबर है, इस पे आप भेज सकते हो। ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा, इस पे अपना पेपर आप भेज सकते हो। चलो हम लोग इन प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, और थोड़ा क्वालिटी आप बढ़ा लेना, क्योंकि ये लड़के ने देखो ये भेजा था, फोटो भेजा था तो काफी मतलब लो क्वालिटी में भेजा था, अच्छे से फोटो नहीं खींचा था, इसलिए ये खराब थोड़ा आ गया है। तो इसलिए आप अपने मोबाइल में यूट्यूब में सिस्टम में क्वालिटी 720 पे कर वीडियो देखना, ठीक है? तो साफ दिखेगा। इंदुमती कहानी के रचनाकार है, फर्स्ट ये प्रश्न है। जटमल, भारतेंदु हरिश्चंद्र, किशोरीलाल गोस्वामी या गोपाल चंद्र गिरधर दास। तो सही ऑप्शन ये गौ वाला हो जाएगा। इंदुमती हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, जिसको लिखे हैं किशोरीलाल गोस्वामी जी ने, ठीक है? चलो अगला हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो प्रश्नोत्तर संख्या 2 कि विचार विधि निबंध के लेखक है। ओके, विचार विधि निबंध के लेखक कौन है? इसका ऑप्शन आपका देखो जयशंकर प्रसाद है, रामचंद्र शुक्ल है। तो रामचंद्र शुक्ल, भाई विचार विधि के लेखक रामचंद्र शुक्ल है, सिंपल। अगला यहाँ पे प्रश्न देख सकते हो, अगर आपको साफ नहीं दिखाई दे रहा तो मेरे बातों पे ध्यान देना, मैं पढ़ भी रहा हूँ यहाँ पे, ठीक? क्षयवाद का प्रवर्तक माना जाता है, क्षयवाद का प्रवर्तक किन्हें माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सही ऑप्शन जयशंकर प्रसाद हो जाएगा। जयशंकर प्रसाद देखो सुमित्रानंद पंत, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, ये चार जो है क्षयवाद के आधार स्तंभ माने जाते हैं, ठीक है? चलो अगला हम लोग प्रश्न देख लेते हैं भाई। चौथा इसमें जो प्रश्न है आप स्क्रीन पे देख सकते हो कि यहाँ डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल लिखा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ज्यादा बेटर रहेगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म हुआ, ओके, 1884, पहला ही ऑप्शन सही है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के अगुना नामक ग्राम में हुआ था, ठीक है? चलो यहाँ हम लोग आगे चलते हैं। चौथे के बाद ये पांचवें प्रश्न पे। पांचवा प्रश्न क्या है कि जयशंकर प्रसाद कृत, ओके, मतलब कृत मतलब जयशंकर प्रसाद द्वारा एक तरह से लिखित स्कंदगुप्त की विधा है। ओके, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, ध्रुव स्वामिनी, ये सब इनकी प्रसिद्ध नाटक विधा की रचनाएं हैं। आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये हम लोग पांचवें के बाद 6 नंबर प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न क्या है कि सूरदास के गुरु थे। ओके, सूरदास के गुरु कौन थे? रामानंद, नरहरिदास। ओके, यहाँ नरहरिदास तो आप मतलब याद रखना, ये तुलसीदास के गुरु थे, मैंने जीवन परिचय लिखवाया था तो उसमें बताया था तुलसीदास के, ठीक है? और उसके बाद रैदास या बल्भाचार्य। तो आपका इसका क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन ये घ हो जाएगा। बल्भाचार्य जो थे वो सूरदास के गुरु थे, ठीक है? और ये नरहरिदास आप याद रखना तुलसीदास के गुरु थे। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पे 7वां कि तुलसीदास के बचपन का नाम था राम बोला, तनु, हरि या शिवा। सही ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा राम बोला। तुलसीदास का बचपन का जो नाम था वो राम बोला था। अगला प्रश्न देख सकते हो यहाँ पे 8वां, ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है? काफी लड़के इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार है। ओके, श्री कृष्ण गीतावली नाम से एक रचना है जिसके रचनाकार तुलसीदास है। लड़के यहाँ पे अगर मालूम नहीं रहेगा तो सोचेंगे कि भाई सूरदास होगा, क्योंकि सूरदास वाले चैप्टर में ना मतलब श्री कृष्ण के बारे में ज्यादा बताया गया है, तो इसलिए इसके रचनाकार सूरदास होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। लड़के ने यहाँ पे टिक भी मुझे लग रहा है कि इसी पे किया, यही सोचकर। यहाँ पे सही ऑप्शन ये होगा ग वाला, ठीक? तुलसीदास। श्री कृष्ण गीतावली के रचनाकार तुलसीदास हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है इनमें से महाकाव्य है। ओके, पद्मावत, श्री रामचरितमानस, साकेत, ये सभी भाई, ये सभी मतलब एक तरह से महाकाव्य हैं, ठीक है? जो पद्मावत है ये मलिक मोहम्मद जैसी द्वारा लिखित है। ये श्री रामचरितमानस आप जानते ही हो, तुलसीदास जी द्वारा, गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा। साकेत भाई साकेत हमारे ये देखो, इनका अभी नाम याद नहीं आ रहा है, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है? चलो
और तो ये सभी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा, ये सभी के सभी महाकाव्य हैं। अगला हम लोग देखते हैं 10 नंबर प्रश्न। यह क्या है कि हरिपद कोमल कमल से, यानी जो हरि के पद है वो कमल के समान कोमल है, इस पद में कौन सा अलंकार है? तो इसमें उपमा अलंकार हो जाएगा, सिंपल। ठीक, उसके बाद यहाँ पे बोला जा रहा है 11वें प्रश्न में कि रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। तो देखो यहाँ पे प्रत्येक चरण में मात्रा, यहाँ थोड़ा मतलब क्वेश्चन अच्छे से नहीं पूछा है। यहाँ पे प्रत्येक न कर कर सम चरण में या विषम चरण बोलता, जैसे देखो ये रोला होता है तो पहली पंक्ति होती है, मतलब ये मतलब पहला चरण होता है कामा, उसके बाद यहाँ एक चरण, उसके बाद फिर ये दूसरी लाइन में बीच में कामा, और इस तरह मतलब यहाँ कुछ लिखा रहता है, यहाँ कुछ लिखा रहता है, बीच में कामा हो गया। तो ये फर्स्ट चरण होता है, ये सेकंड चरण, ये थर्ड चरण और ये फोर्थ चरण। तो ये पहले और तीसरे यानी जो विषम चरण होते हैं इनमें मात्रा मतलब जो मात्राएं होती है ना वो कितनी होती हैं? तो वो 11 होती हैं। और जो सम चरण होते हैं यानी दूसरा और चौथा, तो उसमें मात्राएं 13 होती हैं। तो एक पूरी पंक्ति में कितनी मात्रा हो गई? इसमें 11 और इसमें 13, तो 24 मात्रा। अगर इस पंक्ति में भी देखा जाए तो इसमें 11 इसमें 13 यानी 24 मात्रा, यानी एक पूरी पंक्ति में 24 मात्राएं हो गई। लेकिन एक पंक्ति में 2 चरण होते हैं, तो पहला जो मतलब पहला चरण होता है उसमें 11 मात्रा, दूसरे चरण में 13 मात्रा, ठीक है, फिर तीसरे चरण में 11 मात्रा और चौथे चरण में 13 मात्रा, इस तरह। तो यहाँ इस क्वेश्चन को तो आंसर देना मुश्किल ही है। रोला छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती है। अब भाई कैसे हम लोग यहाँ डिसाइड करें? तो ये तो एक तरह से मतलब क्वेश्चन हम लोग बोल सकते हैं कि गलत टाइप है। अगला चलो 11 के बाद हम लोग 12 नंबर प्रश्न देख सकते हैं। 12 नंबर प्रश्न क्या है कि दोहा छंद का उल्टा होता है। ठीक है, दोहा छंद का उल्टा क्या होता है? सेम अभी हमने जो ये देखा, ठीक है, दोहा छंद का उल्टा आपका रोला होता है। ठीक है, हाँ चलो, नहीं माफ करना, मतलब दोहे का उल्टा क्या होता है? सोठा होता है। ठीक, दोहे का उल्टा सोठा होता है, नहीं बल्कि रोला नहीं बल्कि सोठा। ठीक है, ये आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलो आगे हम लोग देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हम लोग का यहाँ पे 13 नंबर कि करुण रस का स्थायी भाव, भाई करुण रस का स्थायी भाव शोक, ठीक है, और हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होता है। ठीक है, ये याद रखना, काफी एग्जाम में आता है। उसके बाद निर्दोष शब्द में उपसर्ग है, भाई निर प्लस दोष यानी उपसर्ग है यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे 15 नंबर की माता पिता में समास है। ओके, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में आपका द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास जिस जो संख्या बोधक हो जाता है, जैसे त्रिभुज हो गया। क्लियर? चलो अगला हम लोग देखते हैं रागी का तद्भव होगा। ओके, रागी का तद्भव होगा तो वो आपका रानी हो जाएगा, सिंपल। यहाँ पे आगे हम लोग देखते हैं कान का पर्यवाची नहीं है, निपुण ही नहीं है भाई। कर्ण श्रवण स्रोत ये सब है, निपुण नहीं है। निपुण मीन्स एक तरह से ये चालाक होता है, चालाक हो गया, या प्रवीण कुशल, उसका ये पर्यवाची है। ठीक है, उसके बाद देखो ये अगला प्रश्न, यहाँ देखो ये संधि से रिलेटेड क्वेश्चन डाला गया है, जो अब हट गया है, संधि से रिलेटेड क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। और यहाँ पे अंतिम में एक प्रश्न है, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो कि अर्थालंकार किस पर आधारित होता है? तो अर्थालंकार जो शब्द होते हैं उनके अर्थों पर आधारित होता है, तो ये क वाला इसका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे ये जो पेपर पैटर्न है ना, मैं देख रहा हूँ ये बहुत सारे टीचर जो ऑफलाइन वाले बना रहे हैं, मतलब मेन जो लेटेस्ट पैटर्न है बोर्ड वाला उस पर नहीं बना रहे हैं। तो जो बोर्ड का लेटेस्ट पैटर्न है उसको बोर्ड ने जारी कर दी है, उसका मॉडल पेपर, उसका पूरा का पूरा मैंने सॉल्यूशन भी कर लिया है। आपको स्क्रीन पे आपको दिख भी जाएगा, उस वीडियो को आप जाकर, ठीक है, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर देख लेना, उसका लिंक इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, चलो आगे देख लेते हैं कुछ प्रश्न। यहाँ पे देखो ये सब मतलब इधर उधर दिया हुआ है, ये मतलब पूरा ये पैटर्न नहीं है ये पेपर का, इधर उधर दिया हुआ है, लेकिन चलो इसमें जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको पढ़ लेते हैं। आप जानते हो कि आपके एग्जाम में गद्यांशों से संबंधित भी प्रश्न आएगा, तो यहाँ एक गद्यांश है, आप लोग चलो देख लेते हैं इसको। देखो, यह केवल नीति और सर्वृद्धि का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। किसी युवा पुरुष की संगति, देखो यहाँ पे संगति की बात कर रही है, दोस्ती की बात कर रही है, यानी यह आपका जो मित्रता वाला चैप्टर है उससे ये लिया गया गद्यांश है। ठीक है, तो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल है। ये संदर्भ हो जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। यहाँ पे किसी युवा पुरुष की संगति बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बद्दी के चक्की के समान होगी, जो उसे दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगा। तो ये अपने हिसाब से आप कर लेना कि प्रस्तुत रेखांकित अंशों के माध्यम से आचार्य रामचंद्र शुक्ल बताते हैं कि अगर हमारी दोस्ती या हमारी संगति किसी बुरे व्यक्ति से होगी तो हम दिन प्रतिदिन मतलब पीछे ही जाते रहेंगे, जैसे वह हमारे
पैरों में बंधे एक पत्थर के समान हो जो हमें हमेशा पीछे की तरफ खींचे, वो अपने आप मतलब अपने हिसाब से आप बनाकर यहाँ पे लिख सकते हो। और बुरी संगति से व्यक्ति की क्या हानि होती है, भाई वो हमेशा जिंदगी में पीछे ही जाता है, यही हानि होती है। बाकी इसको आप पढ़ोगे तो इसके आधार पे इसका आंसर लिख सकते हो, बाकी मोरल तरीके से भी लिख सकते हो। ओके, इसमें एक और यहाँ पे गद्यांश है, ये भी ठीक है। जिन हालातों में पढ़कर संसार की प्रसिद्ध जातियां मिट गई, उनमें हम न केवल जीवित हो रहे वरन अपने आध्यात्मिक और बौद्धिक गौरव को बनाए रख सके, उसका कारण यही है कि हमारी सामूहिक चेतना ऐसे नैतिक आधार ठहरी हुई है। देखो ये है ना, ये आपका जो चैप्टर है जिसको लिखा है राजेंद्र प्रसाद जी ने, भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है आपका, उसका ये गद्यांश है। तो सिंपल इसका संदर्भ लिख लोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक भारतीय संस्कृति के प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ऐसे। और रेखांकित अंश की व्याख्या आप करते रहना, इसको लेकर मैं आपको बाद में करा दूंगा। और यहाँ एक प्रश्न पूछा है तो आप उत्तर देते रहना। चलो आगे चलते हैं। आगे मैंने देखा ये पद्यांश है, ये पद्यांश उतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको मैं छोड़ता हूँ। आगे हम लोग चलते हैं। देखो को यहाँ पे लेखकों के जीवन परिचय में आपको बता दूं कि आप जयशंकर प्रसाद और आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय याद कर लेना, एक रामधारी सिंह दिनकर का याद कर लेना, 3 थे, और एक और याद करना चाहते हो तो कर लेना, नहीं तो इन तीनों में से आपका फंस ही जाएगा। ठीक। और कवियों के जीवन परिचय में आप गोस्वामी तुलसीदास जी का, जिनका मैं जीवन परिचय लिखवा चुका हूँ, सूरदास का, महादेवी वर्मा का, इन तीनों का याद करना बेहद जरूरी है। और एक किसी और का आप याद कर लेना। ठीक। कवियों का जीवन परिचय और लेखकों का जीवन परिचय से संबंधित ये 10 मार्क का प्रश्न होगा, काफी बड़ा नंबर है 10 नंबर। उसके बाद देखो यहाँ पे ये संस्कृत गद्यांश से आधारित यहाँ पे प्रश्न है। देखो यहाँ पे काले काले विविधा विचारा भारतीय संस्कृतौ समाहिता, मतलब समय समय पर भारतीय संस्कृति में विभिन्न प्रकार के विचारों को मतलब समाहित किया गया है। ओके, मतलब ये आपका चैप्टर है हिंदी में, पीछे जो संस्कृत वाला पाठ है भारतीय संस्कृति ही, ठीक है, भारतीय संस्कृति चैप्टर से ये लिया गया है गद्यांश। तो इसका सिंपल, इसका आपको संदर्भ लिखना है और हिंदी अनुवाद करना है। तो संदर्भ लिख दोगे, इसमें लेखक का नाम या कवि का नाम नहीं लिखना होता है सब। तो इसका आप नॉर्मली आप संदर्भ लिख दोगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में अवकलित भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है। बस ऐसे इसका संदर्भ हो गया, और इसका जो हिंदी अनुवाद है आप कर दोगे, ठीक है, आपको 5 मार्क यहाँ से मिल जाएगा। और देखो यहाँ पे अथवा करके यहाँ पे भी है एक, और ये देखो ऐसा नगरी भारतीय संस्कृति संस्कृत भाषा या केंद्र स्थलम अस्ति, कई बार आपको बता चुका हूँ। ये आपका जो वाराणसी वाला चैप्टर है उससे है, तो इसका आप संदर्भ लिख दोगे और भाई हिंदी अनुवाद कर दोगे तो इसका आपको 5 मार्क मिल जाएगा, सिंपल। उसके बाद चलो आगे कुछ प्रश्न है उनको देख लेते हैं। ये संस्कृत पद्यांश से संबंधित प्रश्न, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये आपका सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी हो, सर्वे सन्तु निरामया, सभी निरोगी हो, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, यानी सभी मतलब कल्याण को देखे, माँ का जी दुख भवेत, और सबका दुख दूर, अर्थात सभी सुखी हो। ये भी आपका भारतीय संस्कृति से श्लोक है, भारतीय संस्कृति जो चैप्टर है उसी से श्लोक है, ठीक है। तो इन श्लोकों को पद्यांश बोला गया है। तो इसका आप संदर्भ कैसे लिखोगे, तो लिखोगे कि प्रस्तुत संस्कृत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के भारतीय संस्कृति नामक पाठ से उद्धृत है, ये संदर्भ हो गया। और इसका हिंदी अनुवाद आप हेडिंग डालकर और हिंदी अनुवाद जो भी है इसका आप कर दो, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। और अथवा कर यहाँ भी एक दिया है कि बंधनम मरणो वापि जय हो वापि पराजय हो, बंधन हो या मरण हो, जय हो या पराजय हो, उभयत्र समो वीर, इन दोनों जगहों पे वीर समान रहता है। वीर भाव हो वीरता, और वीर की इस प्रकार की भावना ही वीरता होती है। तो ये वीर वीरेण पूज्यते नामक पाठ से लिया गया है। तो आप इसका भी संदर्भ लिख सकते हो और हिंदी अनुवाद कर सकते हो, आपको 5 मार्क मिल जाएगा। दोनों में से कोई एक आपको करना होगा, ठीक। बाकी यहाँ पे देखो ये भाई ये आपके संस्कृत से प्रश्नोत्तर हैं, ये आपके 4 रहेंगे, लेकिन यहाँ पे 3 दिया है, 4 प्रश्न रहेंगे, उनमें से आपको 2 का उत्तर देना होगा और 2 उत्तर देने का आपको 2 मार्क मिलेगा। क्लियर। चंद्रशेखर को आसित कुत्र मरणम मंगलम भवति, ज्ञानम कुत्र संभवति, ज्ञानम सर्वत्र संभवति, कुत्र मरणम मंगलम भवति, तो वाराणसी मरणम मंगलम भवति। और उसका चंद्रशेखर को आसित, तो चंद्रशेखर एक देशभक्त, एक भारत वीर देशभक्त च आसित। ये तीनों प्रश्नों का उत्तर मैंने बता दिया, अगर इसमें से आ जाता है तो आप लिख लेना। बाकी ये खंड काव्य तो भाई हर जिले का अलग अलग होगा, जिस आप जिले से हो उसका याद कर लेना। और यहाँ पे ये भाई निबंध है, तो निबंध तो अब 9 मार्क में नहीं, ये गलत दिया है, 7 मार्क में पूछेगा। और अंत में यहाँ पे एक पत्र लेखन भी ऐड किया गया है। मैं कहूँगा कि आप न्यू पैटर्न पे जो मॉडल पेपर है ना, मैंने बना रखा है वीडियो, ठीक है, उसको आप जाकर देख लेना, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। बाकी इसमें से मतलब मैं छाट कर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इस में से करा दिया, ठीक है। ये पेपर था यूपी बोर्ड का अर्धवार्षिक पेपर किसी स्कूल का, ठीक, मुझे किसी लड़के ने व्हाट्सएप पे भेजा था, आप भी भेज सकते हो, आप देख सकते हो। ये नंबर है 8541
82866446 यानी 8542866446 ये नंबर है। इस नंबर पे आप भेज सकते हो अपना अर्धवार्षिक पेपर जिस भी सब्जेक्ट का हो गया हो। ठीक है, तो चलो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको काफी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और अपने सारे दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर कर देना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।